ये कहानी है एक भयानक गांव की जहां रात होते ही सब कुछ शांत हो जाता है। इंसान तो क्या, परिंदों की आवाज भी रुक जाती है। रात के सन्नाटे में एक रहस्यमयी औरत की मीठी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके पास जाने वाले की मौत पक्की है। कौन है यह औरत जिसे गांव में लोग निशी कहते हैं? जानते हैं आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत 19वीं सदी से होती है। नारायण नाम का आदमी सितार बजाने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। अचानक उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसे गाने की आवाज सुनाई देती है। जब दरवाजा खोलता है तो उसकी भाभी, जो भयानक रूप धारण कर चुकी थी, उसे मार डालती है और उसके सितार के तार से ही उसकी लाश को पेड़ से लटका देती है। ये भयानक मौत उस गांव में होने वाली घटनाओं की शुरुआत थी। प्रेजेंट में संगीत में पीएचडी कर रहे 6 दोस्त तितली, अरुण, नील, ओनी, मेघला और ऋतु अपने रविंद्र संगीत रिसर्च के लिए सोनामुखी गांव जाने का फैसला करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इसी गांव में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रिय गायिका निशिगंधा रहती थी। टैगोर ने 1940 में निशिगंधा का गाना सुनने आने की इच्छा जताई थी, लेकिन अगले ही साल उनकी मृत्यु हो गई। दोस्त जानना चाहते हैं कि टैगोर निशिगंधा का गाना सुन पाए थे या नहीं। सोनामुखी जाते समय रास्ते में एक चाय वाला उन्हें बताता है कि वो गांव शापित है। शाम के समय वहां कोई नहीं जाता क्योंकि रात होते ही निशी की आवाज सुनाई देती है, मतलब निशीर डाक, और जो भी निशीर डाक सुनता है वो मर जाता है। ये सुनकर उसका ड्राइवर उन्हें बीच रास्ते में रोककर भाग जाता है। 6 दोस्त मुश्किल से एक ठेले वाले की मदद से शाम ढलने से ठीक पहले निशिगंधा के ससुराल वाले महल जैसे पुराने घर पहुंचते हैं। वहां का केयरटेकर उन्हें देखकर हैरान होता है। वो बताता है कि उन्हें सुबह आना चाहिए था। तितली पूछती है कि क्या घर वालों को उनके आने की खबर है। इस पर केयरटेकर बताता है कि इस घर में कई सालों से कोई नहीं रहता, वो सिर्फ घर की साफ सफाई के लिए आता है। दोस्त ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और अरुण सबको शांत कर केयरटेकर से खाने के बारे में पूछता है। केयरटेकर उन्हें चेतावनी देता है कि रात में खाना लेने सिर्फ लड़के ही जाएं। सबसे जरूरी बात, वो सख्त हिदायत देता है कि कोई भी संगीत का कोई वाद्य यंत्र ना बजाए। केयरटेकर के जाने के बाद 6 दोस्त महल की सुंदरता से मुग्ध हो जाते हैं। हालांकि कुछ अंधेरे के कारण डरे हुए भी थे। मंदिर देखकर तितली को अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो इस जगह को पहले से जानती है। तभी उसे कोई दोस्त कहकर बुलाता है, पर आसपास कोई नहीं था। इस बीच अरुण मना करने के बावजूद अकेले ऊपर की मंजिल पर चला जाता है। वापस आकर वो बताता है कि उसका एक रिश्तेदार गांव में रहता है जिसे निशिगंधा के बारे में पता है। वो रात में ही उसे मिलकर सुबह इंटरव्यू के लिए बुलाने जाता है। वो दोस्तों से कहता है कि अगर उसे देर हो जाए तो वो सब केयरटेकर के घर से खाना ले आए। बाकी दोस्त सोने की तैयारी करते हैं। तितली और मेघला एक कमरे में जाती है। वहाँ शीशे में देखते हुए तितली अजीब तरीके से कहती है कि उसने ये शीशा पहले भी देखा है। अरुण टॉर्च जलाकर घने अंधेरे में अपने रिश्तेदार के घर नहीं बल्कि अपने खुद के घर जाता है, जहां उसकी माँ रहती है। उसकी माँ उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है कि उसे इस शापित गांव में आने से मना किया गया था। वो बताती है कि शाम होते ही यहाँ निशी की आवाज सुनाई देती है और निशी ने ही सितार के तार से उसके पिता और दादा को बेरहमी से मार डाला था। अरुण को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो उसे दूर रखकर ही वो इतनी सालों से उसे बचा पाई है। इधर तितली और नील खाना लेने केयरटेकर के घर जाते हैं। रास्ते में वो गुनगुनाते हैं। तभी जंगल से एक अजीब बुढ़िया निकलकर कहती है, गाओ गाओ और गाओ, गाना गाने से ही तो वो आएगी। केयरटेकर के दरवाजे पर तितली गुनगुना रही होती है, जिसे सुनकर केयरटेकर गुस्से में कहता है, इस गांव में गाना गाना मना है, गाना गाने से मौत होती है। महल लौटकर तितली सबको बताती है कि निशी गांव में माने जाने वाली एक चुड़ैल है जो किसी भी लड़की की आवाज की नकल कर सकती है और 3 बार आवाज सुनकर पीछे मुड़ने वाले को मार डालती है। अरुण की माँ उसे घर में रुकने को कहकर खाना लेने जाती है, पर अरुण अखबार पर दोस्तों के लिए मैसेज लिखकर बाहर निकल जाता है। जंगल की तरफ जाते ही पीछे से कोई आवाज देता है। अरुण पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी माँ तो नहीं थी बल्कि एक औरत का साया है। अर्जुन डर कर भागना शुरू कर देता है। अर्जुन के वापस न आने पर दोस्त खाना खाकर सो जाते हैं। रात में मेघला की नींद टूटती है और वो मोमबत्ती जलाकर देखती है कि घर का एक दरवाजा खुलता है और वहाँ अरुण की लाश पेड़ से लटकी हुई है। इसके बाद कहानी फिर पास्ट की तरफ मुड़ती है। नारायण की अजीब मौत से उसका दोस्त महेंद्र पागल हो जाता है। वो लगातार कहता है कि नारायण को उसकी भाभी ने मारा है और वो सबको मारेगी। केयरटेकर काशीनाथ, जो उनका दोस्त भी था, महेंद्र को तसल्ली देता है, पर महेंद्र उसे अकेले छोड़ जाने को कहता है। शाम को महेंद्र जंगल में नारायण को याद कर रहा होता है। तभी पीछे से पहले उसकी बहन की आवाज आती है, पर जल्द ही वो आवाज बदलकर एक भयानक औरत की हो जाती है। महेंद्र कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो औरत उसे मार डालती है। प्रेजेंट में अरुण की लाश पेड़ से लटकी मिलने पर उसके दोस्त एकदम टूट जाते हैं और उसकी मां लगभग पागल हो जाती है। पुलिस आती है और दोस्तों से पूछताछ करती है। ओनी मतलब अनिर्बान बताता है कि वो निशिगंधा मतलब रविंद्रनाथ की फेवरेट सिंगर पर रिसर्च
सर्च करने आए थे जो इस घर में रहती थी, पर अरुण ने ये सच छुपाया कि वो इस गांव का है। इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक सबको गांव में ही रुकने को कहता है और नेटवर्क ना होने के कारण फोन करने के लिए उन्हें थाने जाने को कहता है। नील प्रोटेक्शन मांगता है तो इंस्पेक्टर कांस्टेबल को रुकने को कहता है, पर वो डर कर भाग जाता है। इंस्पेक्टर शहर से पुलिस बुलाने का वादा करके अरुण की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है। अरुण की माँ होश में आकर रोते हुए बताती है कि उसने अरुण को निशी के डर से दूर रखा था, पर वो भी बच नहीं पाया। वो बताती है कि निशी को 6 खानदानों से नफरत थी और जो भी इन वंशों का होकर गाना बजाना करता है निशी उसे मार डालती है। अरुण की माँ बताती है कि एक समय इस जमींदार के घर पर दुर्गा पूजा में 6 दोस्त गाना बजाना करते थे। महेंद्र बांसुरी बजाता था, दीपांकर ईराज, काशीनाथ ढोल, धीमान तबला और हेमचंद्र सारद और नारायण सितार जो अरुण के दादा थे। उनके साथ जमींदार का बेटा राजशेखर गाता था। सब ठीक चल रहा था, पर अचानक एक एक करके मौतें होने लगी। अरुण की माँ की तबीयत बिगड़ने पर दोस्त उसे घर पहुंचा आते हैं। वापस आकर तितली खिड़की से देखती है कि बाहर झूले पर लाल साड़ी पहने एक औरत झूल रही है। वो नील को बताती है, पर नील को कोई नहीं दिखता और वो सोचता है कि तितली परेशान होकर गलत चीजें देख रही है। तितली रोते हुए कहती है कि अरुण की लाश पर तानपुरे के तार लिपटे थे और शायद उन्हें इस गांव में नहीं आना चाहिए था। इस बीच शहर से आया हुआ एक नया पुलिस वाला ड्यूटी पर आते ही खुशी से गाना गाता है। केयरटेकर गुस्से में उसे चेतावनी देता है कि इस गांव में गाना गाना मना है। केयरटेकर पुलिस वाले को चेतावनी देता है कि अगर कोई तुम्हें पीछे से आवाज दे तो खबरदार पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात को मजाक समझता है। रात में जब तितली सो रही थी तो जंगल वाली वही अजीब बुढ़िया उसके कमरे में घुस आती है। वो तितली को नई दीदी कहकर बुलाती है और इमली खाने के लिए देती है। डर के मारे तितली चिल्ला पड़ती है। उसकी चीख सुनकर सब लोग और पुलिस वाला दौड़ कर आते हैं। दोस्त पुलिस वाले पर गुस्सा होते हैं कि वो कैसी ड्यूटी कर रहा है। वो पुलिस वाला कहता है कि वो इसलिए ड्यूटी कर रहा है ताकि वो सब यहाँ से भागे नहीं। ये कहकर वो बुढ़िया को जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। जब सब सो जाते हैं तो तितली को एक मनमोहक धुन में गाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस धुन को ढूंढते हुए अकेले महल के ऊपर मंजिल में चली जाती है, जहाँ उसके पीछे लाल साड़ी वाली निशी खड़ी होती है। तितली एक कमरे में दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है। तभी अंदर से कोई जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे बचाओ। वो डर कर भाग जाती है। डर कर तितली जैसे ही शीशे में देखती है तो अपनी परछाई के पास लाल साड़ी वाली औरत को देखकर डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। उधर वो नया पुलिस वाला जो गाना गा रहा था उसे पीछे से निशी आवाज देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है निशी उसे बेरहमी से मार डालती है। उसी पल वो बुढ़िया वहां आती है और हंसकर कहती है, गाना गाने से मना किया था ना, सुना नहीं, इसीलिए मरना पड़ा। पास्ट में देखते हैं भाभी मतलब के उस चुड़ैल के डर से दीपांकर दरवाजा बंद करके बैठा था। उसका दोस्त उसे पुलिस के पास जाने के लिए बुलाता है, पर दीपांकर मना कर देता है। तभी दरवाजे के बाहर कमला दीदी की मीठी आवाज सुनाई देती है। पहचानी हुई आवाज सुनकर दीपांकर का डर खत्म हो जाता है और वो उत्सुकता से दरवाजे की तरफ देखता है। उसी पल पीछे से उसे कोई खींच कर ले जाता है और वो भी मारा जाता है। प्रेजेंट में तितली को पता चलता है कि ये सब उसका सपना नहीं था, बल्कि उसे बेहोशी की हालत में जमीन पर पाया गया था। जब मेघला उसे बताती है कि कांस्टेबल भी मर गया तो तितली और भी ज्यादा डर जाती है। एक के बाद एक लोगों के मरने से गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो तितली को गांव से बाहर निकालना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि तितली के दोस्तों ने नियम तोड़े हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। गांव वालों के गुस्से को देखकर इंस्पेक्टर उन्हें डांटता है कि वो रिपोर्ट में क्या लिखेगा कि कांस्टेबल को निशी ने मारा। वो जोर देकर कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक वो सभी लोग इस महल में नहीं रह सकते और गांव वालों को उन्हें आश्रय देना होगा। पर गांव वाले केयरटेकर को भी धमकी देते हैं कि अगर उसने उन्हें खाना दिया तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर गुस्से में उन्हें भगा देता है। इधर वो अजीब बुढ़िया जंगल के कुएं के पास जाकर कहती है, ये वही कुआं है। वो किसी ऐसे इंसान की बात कर रही थी जिसका मन टूटा है और जो ये काम कर पाएगा। महल में तितली सबको बताती है कि उसने ऊपर से पियानो की आवाज और एक जानी पहचानी लड़की की चीख सुनी थी और निशी सच में है, पर रीतू के सिवा कोई भी बात नहीं मानता। वो सोचते हैं कि वो बुखार में बड़बड़ा रही है। मेघला तो उसे अनपढ़ों वाली बात ना करने को कहती है। तभी केयरटेकर आकर रोते हुए कहता है कि इन मौतों का जिम्मेदार वो है क्योंकि उसने पैसों के लालच में अरुण के कहने पर उन्हें इस घर में ठहराया। वो ये भी बताता है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि इस घर में निशी रहती है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सच्चाई जानने के लिए नील दौड़कर ऊपर के कमरे की तरफ जाता है। केयरटेकर उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि दरवाजा खोलने से मुसीबत बढ़ेगी, पर नील नहीं मानता। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है पर वहाँ कोई नहीं मिलता। कमरा कई सालों से बंद लग रहा था। अंदर तितली की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है और रीतू की एक पियानो पर। रीतू जैसे ही पियानो को छूने लगती है तितली तुरंत बोल उठती है, ये गोमेज पियानो है, कैप्टन हेनरी ने इसे खरीदा था। सब हैरान
होते हैं। तितली उस तस्वीर को देखकर कहती है, वाह मेरी साड़ी इस पर बहुत अच्छी लग रही है। तितली की तबीयत खराब होने पर वो बाहर आते हैं। बाहर आकर रितु देखती है कि वो पियानो सच में गोमेज था। वो मेघला को बताती है, पर मेघला कहती है कि शायद हो सकता है कि रिसर्च के दौरान तितली को यह सब पता चला होगा। बाद में जब नील स्टोव जलाने की कोशिश कर रहा था तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और स्टोव जल उठता है। उसी पल नील को फिर से बचाओ बचाओ की चीख सुनाई देती है। केयरटेकर के वापस आते ही सब नॉर्मल हो जाता है। घर के बाहर तितली को अचानक वही बुढ़िया दिखती है जो उसे पास बुलाती है। बुढ़िया उसे कहती है, भाग पन्ना भाग, किसी को कुछ मत बताना, मेरी कसम, जंगल के रास्ते भाग जा। ये सुनकर तितली डर जाती है क्योंकि वो वही बात थी जो बुढ़िया पहले भी कह चुकी थी। दूसरी तरफ अनिर्बान को एक कमरे में अपनी माँ की एक किताब मिलती है जिस पर उसकी माँ के हस्ताक्षर थे। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, पर दोबारा देखने पर किताब पर सिग्नेचर्स नहीं मिलते, जिससे कि ओनी समझता है कि शायद ये उसका वहम था। बाहर आकर वो देखता है कि रितु बहुत डरी हुई है। रितु बताती है कि वो और मेघला जब शहर फोन करने थाने गए थे तो वहाँ का एक लौता टेलीफोन भी खराब था। रितु अब मानती है कि निशी सच में है और कोई ताकत उन्हें गाँव में फंसाए रखना चाहती है। नील इसे भ्रम बताकर दिमाग से सोचने को कहता है, पर मेघला को लगता है कि गांव का कोई आदमी निशी के अंधविश्वास को जिंदा रख रहा है। वो सब रात में एक साथ सोने का फैसला करते हैं। आधी रात को ओनी को निशी की आवाज सुनाई देती है। वो तितली को जगाकर ऊपर के कमरे में पहुंच जाता है। ओनी पियानो का कवर हटाकर उसे बजाना शुरू करता है और तितली उस पुरानी धुन को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जमींदार के घर आते हैं और निशिगंधा मतलब के निशी के मधुर गाने से वो प्रभावित होते हैं। निशी के पिता बताते हैं कि ये उसकी लड़की निशिगंधा है और टैगोर इतनी कम उम्र में इतना मुश्किल गाना सुनकर हैरान होते हैं। प्रेजेंट में ओनी अचानक लड़की की आवाज में कहता है, सहेली मैं निशी हूँ, पहचान रही हो मुझे। ये सुनकर तितली डर जाती है। नील की नींद खुलती है तो वो देखता है कि तितली और अनिर्बान गायब हैं। वो दोस्तों को जगाकर ऊपर जाता है। रितु साथ जाने से मना कर देती है। ऊपर पहुंचते ही दरवाजा बंद हो जाता है। नील दरवाजा तोड़कर देखता है कि तितली डरी हुई है और ओनी भयानक तरीके से उसके तरफ बढ़ रहा है। नील ओनी को थप्पड़ मारता है तो वो बेहोश हो जाता है। फिर वो सब बाहर आते हैं। अगले दिन केयरटेकर तितली को बताता है कि 6 दोस्तों में से एक धीमान निशी के डर से पागल होकर कुएं में कूदकर मर गया था। वो कहता है कि ओनी भी शायद पागल हो गया है और उन्हें जल्द से जल्द भाग जाना चाहिए। होश में आने पर ओनी को पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं रहती, पर उसे आवाज आती है, उसे चिट्ठियां दे दो। रात में ओनी तितली को उन चिट्ठियों के बारे में बताता है। दोनों ऊपर के कमरे में जाकर उन्हें ढूंढते हैं। तभी वो बुढ़िया वहाँ पर आती है और बताती है कि वो चिट्ठियां पियानो के नीचे हैं। ओनी सच में वहाँ एक बक्सा निकालता है जिसमें निशी के नाम की चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय निशी, मैं तुम्हारे और मेरे लिए 2 बनारसी साड़ी लाई हूँ। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पसंद की नीली बनारसी साड़ी मिली। तभी निशी और उसकी सहेली आशा लता का अतीत दिखाया जाता है। निशी को नीली साड़ी पसंद आती है, पर वो अपनी सहेली की बैगनी साड़ी देखकर जिद करती है, जिस पर दोनों में प्यारी नोक-झोंक होती है। निशी को शादी के बाद उसकी सहेली वो बैगनी साड़ी एक बार पहनने देने का वादा करती है। निशी नाराज होकर कहती है कि वो बैगनी साड़ी ना पहने, नहीं तो वो उससे ज्यादा सुंदर लगेगी। तितली उन चिट्ठियों को पढ़कर घबरा जाती है और बुढ़िया को दोषी ठहराते हुए कहती है कि वो हमें गलत चीजें दिखा रही है। रितु को भी लगता है कि बुढ़िया ही काला जादू जानती है और सबको मार रही है। जब मेघला बुढ़िया को बाहर निकालने लगती है तो वो फिर से तितली से कहती है, भाग पन्ना भाग। तितली चिल्लाकर कहती है, मेरा नाम पन्ना नहीं है, और बुढ़िया हंसते हुए चली जाती है। नील इस बात से परेशान हो जाता है कि कोई भी तर्क से सोच नहीं रहा। तभी ओनी को रितु के पीछे निशी का साया दिखता है। ओनी घबरा कर सबको तुरंत घर छोड़ने को कहता है। भागने की हड़बड़ी में ओनी का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो गिर कर मर जाता है। अगली सुबह सब रो रहे होते हैं। रितु रोते हुए कहती है, अब हम में से कोई नहीं बचेगा। पुलिस ओनी का लाश लेकर चली जाती है। बाहर निकलते समय तितली की नजर ऊपर की खिड़की पर पड़ती है जहाँ उसे एक साया दिखता है। तितली अकेले ऊपर के कमरे में जाती है जहाँ फ्लैशबैक्स उसकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। ये वही दृश्य था जब निशी की सहेली जो तितली थी एक छोटी लड़की पन्ना से कह रही थी, भाग पन्ना भाग। तितली को समझ आ गया था कि गाँव वाली बुढ़िया ही असल में पन्ना है। 6 दोस्तों में से एक हेमचंद जंगल में निशी की आवाज सुनकर भागता है और केयरटेकर की लाश देखता है। निशी आकर हेमचंद्र को भी मार डालती है। इस पर एक और दोस्त जमींदार के घर जाता है और राजशेखर की नई बहू निशी पर भूत बनकर मारने का आरोप लगाता है, लेकिन नौकर बताता है कि बहू तो जिंदा है
और अभी राजशेखर के साथ बाहर गई है, जिससे वो दोस्त हक्का बक्का रह जाता है। तितली जंगल में कुएं के पास पन्ना मतलब बुढ़िया को ढूंढ लेती है। पन्ना को खुशी होती है कि तितली को अतीत याद आ गया। वो याद करती है कि शादी के 3 दिन बाद वो भोज में निशी की सहेली तितली ने बैगनी साड़ी पहनी थी। महफिल में राजशेखर गा रहा होता है, पर रविंद्रनाथ टैगोर उसे रोककर निशी को गाने को कहते हैं। निशी के गाने से तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। टैगोर निशी की तारीफ करते हुए राजशेखर से कहते हैं कि निशी एकदम आत्मा से गाती है, उसके टैलेंट को कभी दबाना मत। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर सबको बताते हैं कि वो इस बार के विजयदशमी मतलब दशहरा के कार्यक्रम में आएंगे और वो इस कार्यक्रम में निशी का गाना सुनेंगे। ये सुनकर निशी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। विजयदशमी का कार्यक्रम निशी के लिए खास था। वो प्रैक्टिस कर रही थी और चाहती है कि उसकी सहेली तितली मतलब के आशा लता उसके साथ रुके, पर उसे पढ़ाई के लिए कोलकाता लौटना था। पन्ना उन दोनों के लिए इमली लाती है, जिसे लेकर दोनों सहेलियां में नोकझोंक होती है। तितली और पन्ना आज भी उन यादों को याद करके हंसते हैं। पन्ना बताती है कि उस साल रविंद्रनाथ टैगोर आए नहीं थे, पर उन्होंने निशी के लिए तानपुरा भेजकर माफी मांगी थी। दुखी निशी गाना नहीं गाना चाहती, पर सहेली के समझाने पर उसने गाना शुरू किया। उसकी दुख और नाराजगी से उसकी आवाज में एक जादुई धुन बनी और उसी बीच एक भयानक घटना हो गई। प्रेजेंट में पन्ना तितली को बताती है कि बचे हुए 6 दोस्तों ने निशी को मां ठाकुरन मानकर घर समेत जला देने का फैसला कर लिया था। जंगल में सोए तितली और पन्ना को पुलिस और दोस्त कुएं के पास से वापस लाते हैं। तितली कोई जवाब नहीं देती, पर अपने दोस्तों से एक मदद मांगती है। वो विजयदशमी पर एक और कार्यक्रम करेगी और उसमें एक खास इंसान को लाना होगा। अतीत में हेमचंद्र निशी की तस्वीर पर आग लगाने की तैयारी करता है। तभी निशी की आवाज आती है, गाना मुझे खत्म करने नहीं दिया। ये कहकर वो हंसती है। हेमचंद्र डर जाता है और तभी उसका कटा हुआ सिर केयर टेकर के सामने आकर गिरता है। तितली विजयदशमी पर महल को सजाकर टैगोर का दिया हुआ तानपुरा लेकर गाना शुरू करती है। ये वही गाना था जो निशी कभी पूरा नहीं कर पाई। गांव के लोग जमा होते हैं और वो रुद्रशेखर घोषाल राजशेखर का बेटा वहां भी पहुंचता है। इंस्पेक्टर के बहस के बाद तितली उसे पहचान लेती और बताती है कि निशिगंधा की हत्या कर दी गई थी। तितली बताती है कि राजशेखर की तारीफ ना होने पर ईर्ष्या के कारण विजयदशमी की रात को राजशेखर ने ही निशी का गला सितार के तार से घोंट दिया था। राजशेखर ने निशी से कहा था, तुम आत्मा से गाती हो तो आज अपनी जान ही दे दो। ये सब दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने हुआ था। उस समय वहाँ सिर्फ निशी की सहेली तितली और पन्ना थी, जिन्हें उसने भागने को कहा। तितली ये कहकर सबको चौंका देती है कि मैं ही निशी की सहेली आशा लता हूँ। रुद्र मजाक उड़ाता है कि ये सब तो 85 साल पहले हुआ। निशी की सहेली की उम्र अब तो 100 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तितली तब बताती है कि उसकी उम्र 24 साल है। ये सुनकर रुद्रशेखर कहता है, तो फिर तुम्हें निशी की कहानियां कहाँ से पता चली? क्या तुमने सपने में देखा? तितली कहती है, सपने में नहीं, अपनी यादों में। लेकिन रुद्र उसकी बात नहीं मानता। वो सबको बताता है कि उस रात निशिगंधा मरी नहीं थी। निशिगंधा की बड़ी सौतन यानी रुद्र की माँ रुद्र के साथ विदेश में बस गई थी और उसके पिता राजशेखर के साथ निशिगंधा घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन तितली बोलती है, निशी कहीं नहीं गई, उसे मार डाला गया था। निशिगंधा को उस रात बचा न पाने के बाद आशा लता ने राजशेखर को धमकी दी थी कि अगर उसने गांव वालों के सामने अपनी गलती मानकर सरेंडर नहीं किया तो आशा लता खुद पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगी। लेकिन ये बात राजशेखर होने नहीं दे सकता था, इसलिए आशा लता का मुंह बंद करने के लिए उसने उसी रात अंधेरे में जबरदस्ती उस लड़की की इज्जत लूटी और फिर उसे आग में जलाकर मार डाला। ये सारी बात सबको बताने के बाद तितली कहती है, उस बेरहम मौत के बाद मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई क्योंकि मुझे आग मिली थी। लेकिन निशिगंधा को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि राजशेखर ने उसकी लाश को कहीं दबा दिया है। उसका अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं। इसलिए तितली सीधे रुद्रशेखर से पूछती है कि आपके पिता ने वो लाश कहाँ दबा रखी है। लेकिन रुद्रशेखर इन बातों में से कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता, बल्कि वो तितली को झूठा साबित करके वहां से निकल जाना चाहता है। तब तितली कहती है, ठीक है, मान लिया राजशेखर का कोई दोष नहीं है, तो वो ये घर छोड़कर भागा क्यों? और आप लोग इतने बड़े घर को छोड़कर विदेश में क्यों जा बसे? प्रेजेंट में इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है उस हिसाब से तो ये घर आपके लिए सोने की तिजोरी है, तो फिर इसकी हालत ऐसी बुरी क्यों है? इसके अलावा आपको लगातार पता चल रहा था कि आपके घर में एक के बाद एक लोग मर रहे थे, लेकिन फिर भी आप एक बार भी जांच करने नहीं आए। ये सब बात सुनकर रुद्रशेखर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तितली के सवालों का जवाब उसके पास नहीं था, इसलिए वो गुस्से में वहां से निकल रहा था। उसी समय इंस्पेक्टर उसे रोकते हैं और उसे घर खोद कर देखने की इजाजत मांगते हैं ताकि पता चल सके कि निशी की लाश सच में उस घर के आसपास कहीं दबी हुई है या नहीं। लेकिन रुद्रशेखर उन्हें साफ बता देता है कि वो उस घर की एक ईंट को भी छूने की इजाजत नहीं देगा और ये घर एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इसीलिए ऐसी जादुई कहानियां
सुनकर कोर्ट भी इस घर को खोदने की इजाजत नहीं देगा। तितली के दोस्त तब बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। उधर राजशेखर बाहर निकलता है तो गांव के लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन रुद्र उन्हें धमकी देकर वहां से निकल ही जाता है। गाड़ी लेकर वो जैसे ही एयरपोर्ट की तरफ भाग रहा था तभी अचानक उसके कान में निशी की आवाज आती है। रुद्रशेखर उस आवाज को सुनते ही समझ जाता है कि उसे कौन बुला रहा है। वो डर जाता है और कहने लगता है, ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुकी हो। इसका मतलब ये था कि उस रात निशिगंधा मर गई थी। ये रुद्रशेखर भी जानता था। निशी की अशांत आत्मा रुद्र के चारों तरफ घूमकर उसे डराना शुरू करती है। इसलिए वो वापस दौड़कर जमींदार के घर आता है। उसे देखकर बाकी सब हैरान होते हैं, लेकिन तितली जरा भी हैरान नहीं होती। रुद्र दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने झुककर रोने लगता है और कहता है, मुझे बचाओ माँ, मेरी रक्षा करो। तब तितली कहती है, मैं जानती थी निशी आपको गांव से बाहर नहीं निकलने देगी। अब क्या आप सच बताएंगे? तब रुद्र मजबूर होकर सब कुछ मान लेता है। वो स्वीकार करता है कि उस रात सच में राजशेखर ने निशिगंधा को मार डाला था और गांव के लोग ये बात जान न पाए, इसीलिए अगले दिन सुबह उसने अपनी नौकरानी से लंबा घूंघट और महंगी साड़ी पहनाकर उसे निशिगंधा बनाकर अपने साथ कहीं दूर चला गया, ताकि सब ये मान ले कि निशिगंधा किसी कारण के साथ घर छोड़कर चली गई है। ये सब बात सुनने के बाद तितली रुद्र से पूछती है कि आप इन बातों को कब से जानते थे? रुद्र बताता है कि पिताजी मरने से कुछ दिन पहले सब कुछ मुझे बताकर गए थे और साथ ही मुझे चेतावनी दी थी कि मैं कभी गाना ना गाऊं, क्योंकि गाना गाते ही मौत हो जाएगी। उस दिन के बाद से मेरे पिता ने कभी गाना नहीं गाया। इतने सालों बाद अतीत की बात याद आने से रुद्र को बहुत दुख हो रहा था। साथ ही उसे ये सोचकर भी बुरा लग रहा था कि उसके पिता की गलती के कारण उसके बाकी 6 दोस्तों को सजा मिली और अब गाँव के लोगों को सजा मिल रही है। लेकिन तितली कहती है कि आपके पिता के 6 दोस्तों को बेवजह सजा नहीं मिली, उन्हें भी अपने गुनाहों की सजा मिली है, क्योंकि उन्होंने भी उस रात निशिगंधा की मौत का तमाशा देखा था और सिर्फ निशिगंधा ही नहीं बल्कि उसके बच्चे को भी। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब तितली यानी कि आशा लता उन्हें बताती है कि मरते समय निशिगंधा प्रेग्नेंट थी। अब जबकि उन घटिया सोच वाले लोगों ने उसके बच्चे को भी मार डाला था, इसीलिए निशी ने पहले उन लोगों को मारा और अब वो उनके खानदान को भी मार रही है। सब कुछ सुनने के बाद रुद्रशेखर आखिरकार उन्हें बता देता है कि निशी और उसके बच्चे की लाश उसी दुर्गा माँ की मूर्ति के नीचे दबी हुई है। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनकर सब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि रुद्रशेखर मर चुका है, यानी कि निशी ने अपना बदला पूरा कर लिया। इसके बाद उस दुर्गा माँ की मूर्ति को खोदकर निशी की लाश को बाहर निकाला जाता है। अगले दिन तितली के दोस्त सब शहर के लिए रवाना होते हैं और जाते समय निशी का वो तानपुरा भी तितली अपने साथ ले लेती है। जाते समय इंस्पेक्टर उसे पूछते हैं कि निशी की लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद क्या करोगी? तितली कहती है, बॉडी मैं ले लूंगी, मैं उसका अंतिम संस्कार अपने पिता के गांव में जाकर करवाना चाहती हूँ। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि माँ ठाकुरन हमारे लिए देवी के समान है, इसीलिए निशी का अंतिम संस्कार हमारे गांव में ही होगा। तितली खुशी खुशी मान लेती है और यहीं पर यह सीरीज खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।